Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर आज गुफ्तगू करनी है, स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले आपसे पैनल का तारुफ करा दूं। हमें इन स्टूडियोज़ ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर, एंड व्हाट वी नो इज़ दैट शी इज़ स्टिल प्लेइंग क्रिकेट, सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये क्या बात आप कर रहे हैं? ये मैं देखे, मुझे खबरें मिल रही हैं कि आजकल आप फिटनेस पे बहुत काम कर रही हैं। नहीं ऐसे नहीं, ही एक छोटे से टूर्नामेंट, छोटा नहीं एक्चुअली, टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल। मतलब पावर हिटिंग की एबिलिटीज जो हैं वो अब उभर कर सामने आएंगी सना मीर की तरफ। देखेंगे, मुश्किल लग रहा है पर देखते हैं। बट गुड टू हैव यू ऑन द शो सना। मजीद गुफ्तगू अगर हम आगे बढ़ाएं तो आपको लाइनअप एक बार सबसे पहले बताते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी पर हमने आपसे वोटिंग का भी जिक्र किया था जो प्लेयर ऑफ द मंथ की होनी थी, उसमें बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। और बाबर आजम बहुत ही ज़बरदस्त एक सीरीज़ उनके लिए रही है। इंडिविजुअली आई थिंक बहुत ज़रूरी था। पीएसएल के बाद जो अंडर कॉन्फिडेंट थोड़े से थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरी तरह से अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे, बट उन्होंने एक कम बैक किया। एक सेल्फ बिलीफ थी, टैलेंट तो नो डाउट उसमें कोई किसी को शक नहीं है। दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं और जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज लिमिटेड ओवर्स में भी अगर आप देखें, जिस तरह परफॉर्म किया और उसके बाद टेस्ट मैच में भी परफॉर्म किया, बहुत कैरेक्टर शो किया है बाबर आजम ने, इसलिए वो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए हैं। और इसकी वोटिंग जिस तरह कि हमने आपको कहा पिछले कुछ अर्से में जारी थी, पिछले महीने में इसके नॉमिनेशंस आए थे और फिर आपने वोट करना था, और जिन तमाम लोगों ने वोट किया आपको बहुत मुबारकबाद। बट आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ, मेंस क्रिकेटर ऑफ द मंथ जो हैं वो हैं बाबर आजम। अगर आप ख़वातीन की बात करें तो बेहतरीन क्रिकेटर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की रेचल हेन्स हैं, और उनकी भी हम परफॉर्मेंस पे बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत इंस्ट्रूमेंटल रही हैं। अगर आप ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की टीम का कॉम्बिनेशन देखें, इस पर हमने बहुत गुफ्तगू की है कि वाई हैव दे वन द वर्ल्ड कप अगेन, क्या वजह है कि 7वीं बार वो वर्ल्ड चैंपियंस करार पाई हैं। बट आई थिंक जब आप रेचल का कैरेक्टर और उनका रोल इसमें देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ना सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस तो थी, बल्कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और जिस तरह हम कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो, या आप अपने जिस भी शोबे में हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, या आप फील्डिंग में हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वो सारे बॉक्सेस टिक किए थे और नो डाउट दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, और यही वजह है कि 7वीं बार उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की है। इसके बाद आपसे बात करेंगे पोर्ट एलिज़ाबेथ टेस्ट मैच की, जो हम कल गुफ्तगू कर रहे थे, और हमने ये ज़रूर कहा था कि लग यही रहा है कि शो के अख्ताम तक टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। 332 रन से कामयाबी हासिल की जनूबी अफ्रीका ने। 413 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश 80 रन पर आउट हो गई। 2 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 से जनूबी अफ्रीका ने इस सीरीज़ को अपने नाम किया है, और पीटीवी स्पोर्ट्स HD यानी हाई डेफिनेशन में आपने सीरीज़ बराह रास्त देखी। केशव महाराज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त है। बांग्लादेश के लिए एक अलार्म बेल ज़रूर है, क्योंकि हम कल भी बात कर रहे थे कि तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, या टू एन एक्सटेंट शाकिबुल हसन होते हैं, महमूदुल्लाह होते हैं, तस्कीन हो गई, अपने कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जो उन पर बहुत बैंक कर रहे हैं, बट अभी तक वो ट्रांजिशन नहीं आ पा रही। मशरफी मुर्तज़ा के दौर की भी बात की कि वो कितने सक्सेसफुल थे, उस दौर में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अभी भी पैचेस में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट ओवरऑल जो एक ट्रांजिशन आती है, जब आप देखते हैं कि आपका फिर एक यूथ बल जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश होकर टेक ओवर करना शुरू कर देता है, वो अभी तक वो ट्रांजिशन नहीं आई। क्या वजह है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बट जनूबी अफ्रीका की टीम की हमने कल भी बात की थी कि बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है, चाहे वो डीन एल्गार की कप्तानी हो, बवूमा का रोल हो, केशव महाराज जिस तरह की हमने बात की, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ नए फास्ट बॉलर्स आए हैं जो बड़े पोटेंट हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ पर हम गुफ्तगू करें कि साउथ अफ्रीका नो डाउट दुनिया की एक बेहतरीन टीम रही है। अनलकी ज़रूर रहे हैं जब हम आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, बट ओवरऑल जब आप उनकी टेस्ट सीरीज़ देखें होम कंडीशंस में, चाहे ऑस्ट्रेलिया वहाँ जाए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कोई भी दुनिया की टीम जाए, इवन इंडिया, तो साउथ अफ्रीका बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता रहा है। तो लगता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उस बिल्डिंग फेज़ में वो जा चुके हैं और अब ये एक सॉलिड प्लेटफॉर्म मिलेगा। बट बात वही है कि वहाँ के बोर्ड में भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कप्तानी में कंसिस्टेंसी हो, प्लेयर्स को पता हो कि ये हमारा रोल है, हम कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा रहेंगे। ये कुछ डायनामिक सिमिलर हैं जो हम कुछ एशियन ममालिक में देखते हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि जर्मन साइकिल सवार जोड़ा बलूचिस्तान के शहर
गवादर और पसनी पहुंचा, और इनमें अगर आप बात करें तो मुकाफी अफराद ने बहुत ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल किया, और इसमें पैट्रिक और डियाना हैं जिनका शानदार इस्तकबाल किया गया, और जर्मनी से यूरोपीय ममालिक का सफ़र करते हुए ये ग्वादर पहुँचे हैं। और इनका अगर आप पूरा रूट देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सीनिक रूट है, बट ये कुछ एडवेंचरस लोग होते हैं हु वांट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, एंड आई थिंक ये वही एक मिसाल है। बट क्योंकि पाकिस्तान में उनको एक रवायती जो इस्तकबाल होता है, जो हमारा एक जो सकाफ़त है, जो प्यार है, जो मेहमान नवाजी है, उसका उनको भरपूर मज़ा मिला है, और वो बहुत खुश हैं, और उन्होंने इन ख्यालात का भी इजहार किया कि उनको पाकिस्तान आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक बड़ा अच्छा ओमन है एक एडवेंचर की जब आप बात करते हैं, और उसमें फिर जब आप पाकिस्तान की डेस्टिनेशन में आते हैं, चाहे आप बलूचिस्तान की बेल्ट देखें, आप ग्वादर देखें, आप नॉर्थ चले जाएं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो जर्मन जोड़ा जो साइकिल पर आया है, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को भरपूर इन्जॉय किया। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, और शुरुआत डेफिनेटली क्रिकेट से करेंगे, और सना के साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। Good to have you on the show. Sana, Babar Azam, player of the month, overall best batter right now in the world. दुनिया बात करती है, चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, कमेंटेटर्स हों, ब्रॉडकास्टर्स हों, क्रिकेट पंडित्स हों, हर कोई बाबर आजम की तारीफ करता है। अगर हम एक मुश्किल पैच देखें जो उनके ऊपर आया पीएसएल में, उसके बाद इतनी रेजिलियंस से आना, क्योंकि वहाँ पर भी पूछा गया, फिर उनको कहा गया कि आप टी20 से एकदम टेस्ट क्रिकेट में जाएंगे तब क्या होगा, तो उन्होंने कहा मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ और मैं चीज़ों को बहुत प्रोफेशनली देखता हूँ, एंड देयर वाज एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैप्टनसी एज वेल। बिल्कुल, तीनों फॉर्मेट्स में जब कप्तान बनाया गया तो थोड़ी सी कंसर्न्स हर तरफ से नज़र आए कि बैटिंग को ये नेगेटिवली इफेक्ट तो नहीं करेगा, पर बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंजॉय करें। 3 टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, 390 रन बनाए, 78 की एवरेज, और एक जो सेंचुरी थी वो आपको पता है 196 जो मैच सेव किया, और फिर वनडे में भी एक 114 रन्स बनाए जो मैच सक्सेसफुल चेस किया था, 300 ऑलमोस्ट 350 रन जब चेस किया। बहुत क्लोज इनका कंपटीशन था क्रेग ब्रेथवेट के साथ, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ को इंग्लैंड के ऊपर मैच जितवाया है एज अ कैप्टन ऑल्सो। उन्होंने भी 160 रन बनाए, पर क्योंकि बाबर आजम की टेस्ट में और वनडे में दोनों में परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़बरदस्त रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको इस दफ़ा प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत समझती हूँ क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है, और जब कैप्टन परफॉर्म कर रहा होता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है, तो ओवरऑल टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊपर चले जाता है। और हमने देखा है अब पाकिस्तान टीम किसी एक फॉर्मेट में ही तगड़ी नहीं रह गई, क्योंकि हर फॉर्मेट पे हमारे पास लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, और बाबर का खुद परफॉर्म करना फ्रॉम द फ्रंट, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है ओवरऑल टीम की इन्वायरमेंट को, उसके कॉन्फिडेंस को, सिलेक्शन को। फिर जब कैप्टन खुद परफॉर्म कर रहा होता है तो फिर वो डिसीजंस भी स्ट्रॉन्ग ले सकता है। जब वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर देते हैं, जहाँ पे फिर आपकी टीम जो होती है वो थोड़ी सी ट्रैक से हट सकती है। हसन, आप क्या ऐड करना चाहेंगे ओवरऑल? जिस तरह सना ने कहा कि उनके डिसीजंस में भी हमें वो कॉन्फिडेंस नज़र आया, जिस तरह उन्होंने इमामुल हक को बैक करते रहे, इमाम ने भी परफॉर्म किया डेफिनेटली, बट बाबर की अपनी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा कैरेक्टर नजर आया। हमें पता है बाबर आजम इज़ नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस लेकर आए उस पीएसएल के स्टंट के बाद, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई। नहीं, आई थिंक जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है या मतलब परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर की बात है, तो वो आई थिंक जो भी किसी की डाउट से वो 2019 वर्ल्ड कप के बाद तो खत्म हो जानी चाहिए थी। जो उसकी न्यूजीलैंड वाली इनिंग्स थी, दैट वाज वन ऑफ द बेटर, मतलब 50 ओवर की इनिंग्स इन पाकिस्तान की तारीख। आप इस तरह से अंदाजा लगा लें कि 1987 के बाद से पाकिस्तान के किसी वर्ल्ड कप में मिडल ऑर्डर प्लेयर ने सेंचुरी नहीं की हुई थी। तो लाइक पाकिस्तान की जो तारीख रही है 20-30 साल, वो बैटिंग की इतनी कोई व्हाइट बॉल क्रिकेट में खासतौर पर इतनी कोई कामयाब नहीं रही, या जिस तरह से मतलब जिस तरह से दुनिया में बैटिंग बदलती गई है तो हम उस पर कैचअप नहीं कर सके। अभी भी यू कुड से अभी भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं बाबर की स्ट्राइक रेट के ऊपर इन टी20 क्रिकेट एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जहां तक ये बात है, आई फील लाइक कि ये वाली जो सीरीज थी, द फैक्ट कि उसने एक चौथी इनिंग्स में मैच ड्रॉ करने के लिए ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी की, दैट इज अगेन लाइक वो जो आप कहते हैं ना कि जब ग्रेट प्लेयर की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उसने कितनी सेंचुरियां की या कितना स्कोर किया, उसके सर्टेन चेक पॉइंट्स होते हैं जो उसने अचीव करने होते हैं। उसने अवे फ्रॉम होम जब सेंचुरी करनी होती है, उसने अवे फ्रॉम होम मैच जितवाना होता है, उसने एक बड़ी इनिंग्स खेल के मैच ड्रॉ करना होता है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम अंडर दैट। और वो मतलब जिस तरह बाबर का, मैंने न्यूजीलैंड की 2019 वर्ल्ड कप की बात की, आप इंडिया वाली जो
वर्ल्ड कप T20 जो पिछले साल हुआ था उस वाली इनिंग्स देख लें या ये सीरीज देख लें, तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि मतलब ही इज स्टार्टिंग टू गेट इनटू हिज प्राइम। और वो जो फैब फोर की जब बात होती है तो ऑब्वियसली जो रूट अभी भी आपने पिछले साल देखा 16-17 उन्होंने टेस्ट में रन किए, बट कोहली इज स्ट्रगलिंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ बैड पैच, स्मिथ इज स्ट्रगलिंग थ्रू अ बिट ऑफ अ बैड पैच, और विलियमसन भी जब से ये उनकी वो वाला एक साइकिल खत्म हुआ था, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने थे, उसके बाद से विलियमसन हैजंट बीन द सेम। तो अब ये मौका है मार्नस शेन और बाबर और ये केएल राहुल और इस पूरी जनरेशन को स्टेप अप करने का, टू टेक देयर प्लेस। तो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। And the other thing is, as far as कि मतलब just award being given to him over Craig Brathwaite, that I have to look at the voting process for that, because मेरा यही assumption है कि ये इंटरनेट वोटिंग पे होता है, और अगर इंटरनेट वोटिंग पे होता है तो फिर उसमें पाकिस्तानियों को इंडियंस के अलावा कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल, ये डेफिनेटली बात है, एंड आई थिंक इंटरनेट वोटिंग ही थी, और इसी नहीं, इसी इसके ऊपर मैं आपको ऐड जी करूंगी, एक पैनल भी बना हुआ है बिल्कुल, पैनल आईसीसी भी का, है। जिस पे मैं भी शामिल हूँ, और क्रेग ब्रैथवेट को ऑब्वियसली मैंने तो बहुत रेट किया इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कॉम्बिनेशन है, ऑनलाइन वोटिंग भी है और कुछ जो पैनल पे लोग हैं उनकी वोटिंग को ज़रा ज़्यादा एज हासिल है, तो आई गेस वो इस तरह से है। बट मैं भी यही सोच रही थी जो हसन सोच रहे हैं। बट सना, व्हाट डिफाइंस हिम? जिस तरह हसन ने कहा कि मेजॉरिटी अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट देखें तो अनलेस कि आप बहुत पावर हिटिंग एबिलिटीज या कुछ T20 क्रिकेट की बात करें, उससे पहले तक हमने यही देखा है कि बॉलर्स ने डोमिनेट किया जब दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाती थी, या 2Ws हों, फिर शुएब अख्तर का पेस हो, उससे पहले अगर आप बात करें तो ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान को एज अ बॉलिंग यूनिट बड़ा हाईली रेट किया गया और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को भी हाईलाइट किया गया। क्या वजह है कि बाबर आजम स्टैंड्स आउट एज अ बैटर? परफॉर्मेंस वाइज तो आई नो इट इज़ देयर, बट व्हाट मेक्स हिम सो डिफरेंट? जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान में बैटर्स आए हैं, कुछ उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते थे, कुछ अगर कॉन्फिडेंट थे भी तो सिस्टम में नहीं सर्वाइव कर पाए। व्हाट डिफाइंस हिम? देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर हाथ रखना मुश्किल होता है। एक तो इनकी अपनी डिसिप्लिन और अपनी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे अच्छी चीज़ बाबर आजम की मुझे याद है, एक टाइम पे उमर अकमल को कोहली से मिलाया जाता था और एक टाइम पे बाबर आजम को कोहली से मिलाया जाता था, और दोनों की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपको फ़र्क बताएंगे कि क्यों आज उमर अकमल वहाँ पर हैं और क्यों बाबर आजम वहाँ पर हैं। अगर उमर अकमल को देखें तो वो ऑब्वियसली बहुत प्राइड लेते थे और कोई ना कोई आगे से एक बहुत प्राइडफुल सेंटेंस बोल देते थे, चुटकुला बोलते थे। बाबर आजम का जब आप रिस्पॉन्स देखें तो वो हमेशा ये कहते थे, नहीं जी कोहली ने बहुत परफॉर्म किया, अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा। सो वो जो ह्यूमिलिटी थी उनके अंदर और लेवल हेडेडनेस थी उस टाइम पर, जिस वक्त वो अभी परफॉर्मेंस उन्होंने शुरू की थी, वो बड़ी ज़रूरी होती है टू सस्टेन अ परफॉर्मेंस। आप एकदम से स्क्रीन पे आके एकदम से प्लेटफॉर्म यूज़ करके मशहूर तो हो सकते हैं, पर उसको सस्टेन करना जो होता है उसके लिए आपका एक लेवल हेडेड होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबर ने एक तो वो चीज़ बहुत अच्छी शो की कि एकदम से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से उनके सर को नहीं चढ़ी इनिशियली जब इन्होंने आके परफॉर्म करना शुरू किया। तो एक ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी प्लेयर के अंदर। दूसरी चीज़ ये है मिकी आथर का होना। जिस वक्त बाबर आजम ने परफॉर्म करना शुरू किया, जब नहीं भी परफॉर्म करे थे तो मिकी आथर इनको बहुत बैक करते थे। जब आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस दिया जाता है आपका इनिशियल ईयर्स में, आई थिंक वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली फिर टीम का चैंपियंस ट्रॉफी जीतना, मैं वही बात करूँ, जब आप एज अ टीम जीतते हैं उसका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है आपकी प्लेयर्स के अंदर। जब प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उसका, तो ये वाइस वर्सा होता है। तो अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान को देखने को मिली, पर ऑब्वियसली जो टाइमिंग है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, उसके साथ बहुत सी मेहनत उन्होंने की है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, मेरे नज़दीक जीनियस वहाँ पे बनता है। अगर आपके पास सिर्फ टैलेंट हो, आप मेहनत ना करें, तब भी आप एक जगह जाके रुक जाते हैं। अगर आप के अंदर टैलेंट ज़्यादा ना हो, आप बहुत मेहनत करें, तब भी आप एक जगह जाके रुक जाते हैं। पर आपके पास टैलेंट भी हो और उसके ऊपर आप मेहनत भी करें, फिर आपका रास्ता रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बाबर आजम की जो पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आई है कि मेहनत भी की, लेवल हेड भी रखा, और फिर आसपास एनवायरनमेंट में ऐसे लोग थे। मिकी आथर का विजन ऐसा था कि जो आम कोचेस से ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली उस विजन तक पहुंचने के लिए उन्होंने मेहनत भी की। तो बहुत अच्छा, माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपका कैप्टन इतना परफॉर्म कर रहा है। और जैसे नासिर हुसैन करते हैं, टॉप 4 फैब 4 ख़त्म है, फैब 5 आ चुका है क्योंकि बाबर आजम उसके अंदर। बिल्कुल हसन, आप एग्री करेंगे अगर मिकी आथर के रोल की भी बात करें सारे प्रोसेस में, और फिर बाबर की अपनी जो एक सोच है, जिस इंटेंट के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, वो डिफाइन करती हैं इन चीज़ों को? वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और इस सिर्फ बाबर की नहीं, आप इस पूरी जनरेशन की बात करेंगे। असल में पाकिस्तान का जो
उससे पिछले 15 साल, जो 2015 से पहले पिछले 15 साल रहे थे, उसमें काफी ऐसे प्लेयर्स आए हैं, आते थे, एक तो परफॉर्मेंसेज होती थी या थोड़ा सा परफॉर्म करते थे और निकाल दिया जाता था। इवन आप शोएब अख्तर की भी पहले बात करते हैं, इवन शोएब अख्तर की भी 200 टेस्ट विकेटें नहीं है, जो कि पाकिस्तान की पिछले 25-27 सालों में किसी भी बॉलर की 200 टेस्ट विकेटें नहीं है, जो कि लाइक विच इज सॉर्ट ऑफ कंसिडर्ड कि आपको इवन ग्रेट या गुड बॉलर कंसिडर करने में भी आपके लिए एक ऑलमोस्ट एक मिनिमम बेंचमार्क होता है। तो जब ये एक पूरी जनरेशन आ रही थी, आप बाबर की बात करें, आप किसी और की बात, आप रिजवान की बात करें, आप शाहीन की बात करें, आप शादाब की बात करें, आप किसी भी इस पूरी जनरेशन जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाली जनरेशन की आप बात करते हैं, फखर जमान की बात करें, आप इन सब में ये देखेंगे कभी भी वो अपने आप को कोई इतना वो बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश किया जाएगा। वो हमेशा ह्यूमिलिटी की बात करेंगे, हमेशा यही बात होगी कि जी मेरा काम है सिर्फ एफर्ट करना और रिजल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में होते हैं, ऑल ऑफ दैट सब। वो एक जनरल थिंकिंग प्रोसेस जो है वो, थोड़ा बहुत मिकी का भी रोल है, थोड़ा काफी मिसबा का रोल था, काफी सरफराज का रोल था, और इन जनरल जो कल्चर था कि आप जो आपसे पहले चीज आई होती है उसी के रिएक्शन में अगली चीज आती है, तो दैट वाज अ थिंग। द अदर थिंग इज कि आपने बाबर को किस तरह से बैक किया। 15 टेस्ट, 15 या 16 टेस्ट वो खेले थे, एक उनकी सेंचुरी नहीं थी। जब वो आए टीम में वनडे में व्हाइट बॉल में सेंचुरी की थी, लेकिन टेस्ट मैच में उनको डायरेक्ट नंबर 3 पे खिलाया गया। उस टीम के अंदर जिसके बारे में बात होती थी कि इस टीम के मिडिल ऑर्डर में कोई आ ही नहीं सकता, मिसबा, यूनस, अजहर और असद थे, और अजहर को ओपन करा के बाबर को 3 पे खिलाया गया था सिर्फ इसलिए ताकि उनको प्रिपेयर किया जाए। और जब वो फेलियर्स उनके हुए भी, उसके 30-25-30 की उनकी एवरेज थी, उसके बावजूद उनको बैक किया गया। तो अब उसका रिएक्शन आप बाकी पाकिस्तान क्रिकेट पे देखते हैं कि अब बार बार आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हर जगह पे क्रिटिसिज्म होता है कि ये फलाना प्लेयर क्यों खेल रहा है, ये फलाना प्लेयर क्यों खेल रहा है। तकरीबन साल डेढ़ जैसे शादाब के ऊपर हुआ था कि ये इंजरी के साथ क्यों खेल रहा है, बट बाबर का जो अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी को आइडेंटिफाई करते हो, उसको बैक करते हो, तो उसको खिलाए जाओ इवन ड्यूरिंग हिज बैड पैच, ताकि वो उसके के रिजल्ट में आपको, जब उसका टर्न अराउंड होगा तो आपको भरपूर परफॉर्मेंस देगा। वो बाबर का अपना जो एक्सपीरियंस है, वो बाकी भी अपनी टीम के ऊपर भी इसी तरह रिलाई करते हैं। तो जब भी आप बाबर की बात करेंगे, जब बाबर की टीम की बात करेंगे, हसन हसन की आवाज़ मुझे नहीं आ पा रही मेरे ख्याल से कुछ। जी जी हसन बोलिए, दोबारा हाँ बोलिएगा। मैंने कहा जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे उनको भी बैक करना जो है वो बाबर का एक हॉलमार्क होगा। दैट इज बिकॉज उसने उसका अपना खुद हसन की आवाज़ में कोई इशू हो रहा है, मैं चाहूँगा कि हसन की आवाज़ को हम एक बार जो टेक्निकल इशू है वो रिजॉल्व कर लें। बट सना, जिस तरह आप हसन कह रहे हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि इन द पास्ट हमने ये देखा है कि किसी भी प्लेयर को बैक करना कप्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एडिड प्रेशर, आप जिस तरह के डायनामिक्स हमारे मुल्क में मीडिया के हैं, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की जब हम बात करें, तो बड़ा प्रेशर आता है एक कप्तान के ऊपर जब भी आप किसी प्लेयर को बैक करने लगे, ख़ास तौर पर उसके बैड पैच में। फिर जो पाकिस्तान में एक कल्चर चलता रहा है काफ़ी अरसे से, सिलेक्शन पॉलिसी और जितने भी इशूज़ थे, मैं इन डिटेल तो उनमें नहीं जाता, बट एक प्राइम एग्जांपल हमें मामूल हक की नज़र आती, जिनको उन्होंने बहुत बैक किया। तो आपको लगता है कि ये एक और कैरेक्टर डिफाइनिंग मोमेंट है कि एज ए कैप्टन वो स्टैंड कर रहे हैं अपने लड़कों के लिए, बेशक बैड पैच चल रहा है, और उन्हीं से परफॉर्म कराना चाहते हैं। जिस तरह हमने अभी रिसेंटली एक हसन अली की भी एग्जांपल देखी है कि वो बहुत एडमेंट थे कि नहीं इनको खिलाना है। देखिए, ये टू एज सॉर्ड है, आपको इसको देख के इस्तेमाल ज़रूर करना है। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स, विद ग्रेट अथॉरिटी कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। सो जब आपकी ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी भी उस तरह से होती है। मैं ये बार बार कहती हूँ, ये कप्तानों का गेम है, इसमें कप्तान को आपको एम्पावर करना चाहिए, बट साथ साथ कैप्टन्स का भी काम है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ज़रूर करें। क्योंकि जब आप बस एक ही फॉर्मूला सब पे अप्लाई करते हैं, आई थिंक वो इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। आपको प्लेयर बाय प्लेयर, मिकी आर्थर ने भी बाबर आजम को ही इतने चांस दिए थे, सारे प्लेयर्स को इतने चांस नहीं दिए थे। तो अहलियत की भी बात होती है कि कौन कितना अहल है, और उस टाइम पर उस प्लेयर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। कभी कभी आपको ब्रेक दे के भी प्लेयर्स से परफॉर्मेंस ले ली जाती है, बट जनरली ऑन अ जनरल प्रिंसिपल मैं एग्री करती हूँ कि जब तक आप बैक करेंगे प्लेयर्स को, तभी आप उनसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जब तक आप उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे, ख़ास तौर पर आजकल के लिमिटेड ओवर्स में, ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स करने हैं, अगर आप खाली एवरेजेस के ऊपर जाना शुरू कर देंगे तो कौन जाके टीम के लिए खेलेगा? हर बंदा फिर अपने लिए खेलेगा। तो ये बड़ी ज़रूरी है कि टीम में एक ब्रेव क्रिकेट दिखाने के लिए फिर आपको उनको बैक करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता आप अपने बॉलर से कहो जाओ विकेट लेके आओ, लेकिन उसको रन्स पड़ जाए तो आप उसको अगला मैच बिठा दो। जब वो विकेट लेने जाएगा तो या जाएगी तो रन्स तो पड़ सकते हैं, मतलब ये तो आपको लेकिन कल्चर भी तो अंडरस्टैंड करना है सना। हमारे यहाँ पे होता है कि अगर एक प्लेयर को फॉर एग्जांपल
जो हम कह रहे हैं कि शायद वो रेस्ट उसकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए ज़रूरी है कि हम उससे दोबारा परफॉर्म कर पाएँ, जिसको हम सॉर्ट ऑफ रीहैब कहते हैं या गोइंग बैक टू द ड्राइंग टेबल। तो हमारे मुल्क में एकदम से अनड्यू क्रिटिसिज्म या बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। देखिए बिल्कुल ये सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट की कमी की वजह से होता है। प्लेयर्स का भी जो वो रिलक्टेंट होते हैं रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि उनको भी होता है कि अगर हमारे इस जगह पर किसी और ने परफॉर्म कर दिया तो हमारा कमबैक मुश्किल हो जाता है। ये एक प्लेयर का माइंडसेट होता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न, हम जब मीडिया में एज एन एक्सपर्ट, बहुत से लोग जिन्होंने क्रिकेट खेली या नहीं खेली, जो उसको फॉलो करते हैं, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के आ जाते हैं तबसरे करने, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से कोचेस के ऊपर, सिलेक्टर्स के ऊपर, कप्तानों के ऊपर बहुत प्रेशर है। मैंने खुद इन चीज़ों को फेस किया है कि जब वुमेंस क्रिकेट के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता होता था, फिर भी आके उनके मशवरे ख़त्म नहीं होते थे कि जी आपको ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। और फिर जब मीडिया का एक नैरेटिव बन जाता है तो वो प्रेशर फिर कभी कभी बोर्ड के ऑफिशियल्स लेना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो एज लॉन्ग एज आप मीडिया से टीम मत बनाएं, आप ज़रूर उनका इनपुट लें, आप स्टार्ट्स के लोगों को अपने साथ शामिल रखें, आप कप्तान और कोच को सामने रखें, क्योंकि कभी कभी आपने 2 फुल टॉसेस पे भी आपको विकेट मिल जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो खाली स्टार्ट्स को विदाउट हैविंग एन आई ऑन हाउ इट हैपेंड, आप उसके ऊपर भी टीम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो जब तक आपका एक होलिस्टिक व्यू नहीं होगा तब तक आपके पास कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कभी कभी रिजल्ट्स आएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है कि आपने सबको ऑन बोर्ड लेकिन आखिरी अथॉरिटी कप्तान और कोच के पास होनी चाहिए। बिल्कुल। नंबर्स मैन हसन, ये बताएं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट है पाकिस्तान में, हमने पहले भी शायद इस पर थोड़ी सी बात की हो कि फ़ौरन एक अनड्यू क्रिटिसिज्म आना शुरू हो जाता है लोगों की जानिब से भी, उन लोगों की तरफ से भी जिनको शायद क्रिकेट का, मैं माजरत के साथ कहूँगा, इतना नहीं पता, बट वो फ़ौरन ही प्लेयर को डिसरिगार्ड करना शुरू कर देंगे या उस पर एक टैग लगा देंगे कि नहीं जी अब तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सूटेबल ही नहीं है, रिगार्डलेस कि उसके नंबर्स कितने अच्छे हों पास में, उसके डोमेस्टिक नंबर्स कितने अच्छे हों, और अगर एक रफ पैच आ जाए तो उसको अंडरस्टैंड किया जाए। हमारे मुल्क में ये कल्चर नहीं प्रिवेल करेगा। और फिर आप तो ज़रूर इस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी वो हेट जो है वो प्लेयर्स तक आना शुरू हो जाती है। की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, मुझे पता था ये जवाब बड़ा मज़ेदार होने वाला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी हल की जाए। ये जवाब मैंने लाजमी सुनना है हसन का, क्योंकि ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में फिर वो अनड्यू क्रिटिसिज्म या ऐसे कुछ सवालात आना शुरू हो जाते हैं, और आजकल बाबर आजम उनको भी बड़ा अच्छा लेफ्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बट हम हमेशा ये बात करते हैं कि उस तरह की एक नेगेटिविटी नहीं प्रिवेल करनी चाहिए। हमने दुनिया क्रिकेट में अगर आप देखें तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, आप डिफरेंट स्पोर्ट्स के जितने डोमेन्स हैं उसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, मीडिया इंटरेक्शंस देखें, तो उनमें बड़े अच्छे सवाल, टेक्निकल सवाल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आते हैं। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड तो वो बिल्कुल ही नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा आई थिंक ये डायनामिक हमें इस पर ज़रूर थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे जो प्लेयर है उसकी भी एक लाइफ है जो अफेक्ट होती है, उसकी गेम भी अफेक्ट होती है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप ऐसे सवालात पूछें जो प्लेयर के साथ भी नाइंसाफ़ी ना करें और जो गेम के साथ भी नाइंसाफ़ी ना करें। ऐसा ही है ना, एक पूरी एक मेरे ख्याल से ये कैंपेन होनी चाहिए जिसमें हम ये रियलाइज़ कर पाएँ। बिल्कुल, आई गेस एथिक्स हैं, नॉर्मल एथिक्स हैं जर्नलिज्म के, उसको फॉलो करना चाहिए। और उसमें भी यही बात है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई भी बंदा आके टीवी पे कोई भी बात कर जाता है, उसका पीछे फैक्ट हो या ना हो। और ये सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है, ये जितनी भी शोबिज़ में पर्सनालिटीज़ हैं, जो भी आपके पब्लिक फिगर्स होते हैं, चाहे आपके एक्टर्स हों, म्यूजिशियंस हों, आपके पॉलिटिशियंस हो, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अगर आप कोई भी बात किसी के बारे में कर देते हैं, अगर वो गलत बात है तो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर एहसास नहीं दिलाएंगे कि जर्नलिज्म जो है क्यों एक टाइम पे एक रिस्पेक्टेबल फील्ड हुआ करती थी और अब बहुत आड़े हाथों लेते हैं लोग इसको, क्योंकि अब पता नहीं चलता कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है। और जब इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए तो फिर ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी नीचे वो लाइन ड्रॉ करना डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। और फिर शायद लोगों का मेरे ख्याल से फोकस भी इतना रह जाता है कि टिकट्स और पास हैं कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक वो डिफरेंट डोमेन है। वह हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे तो आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं आ रही? असल सवाल तो ये है। अब बिल्कुल सही आ रही है। और मैं चाहूँगा कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा वहीं से कंटिन्यू करें प्लीज़। यार एज फार एज द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आर कंसर्न, तो उस पे तो बस मैं यही करूंगा कि एंजॉय करने जाते हैं, और मतलब कि इतनी कोई सीरियस चीज नहीं है। हम थोड़ी कोई
यूनाइटेड नेशंस के रोस्ट्रम पे बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एंजॉयमेंट ही होनी चाहिए, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं होना चाहिए। और जहां तक आपका जो पहला सवाल था रिगार्डिंग क्यों हमारे यहाँ इस तरह करके, उसकी कई वजूहत हैं। एक तो आपका स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है, किसी को खेलने का नहीं अंदाजा। जब आपका एक स्पोर्टिंग कल्चर होता है, जब आप खेलते हो तो फिर आपको समझ होती है कि कहीं पे कभी आपका दिन होता है, कभी आपका नहीं दिन होता। जबकि अगर आपको सिर्फ देखने की आदत है तो आपको लगता है कि ये सिर्फ मशीनें हैं जिनको हर दिन परफॉर्म करना चाहिए। दूसरा ये है कि हम कोई और स्पोर्ट नहीं फॉलो करते। तो मेरा जो फॉर्म के हिसाब से या डेवलपमेंट के हिसाब से जो काफी सोच है वो बास्केटबॉल की वजह से बनी हुई है, कि वहां पे बड़ा क्लियर होता है कि ये रुकी ईयर में इस तरह होता है, सेकंड ईयर में इस तरह होता है, थर्ड ईयर में इस तरह होता है, फोर्थ ईयर में उनको पता होता है कि 26, 27, 28 पे जाके प्लेयर जो अपनी पीक पे पहुंचता है। और लाइक एक पूरा पाथवे होता है, 30 टीमें, 32 टीमें हैं, बल्कि हर टीम का हर साल एक दो नए प्लेयर्स आते हैं। मतलब कि हर साल 60 से 65 खिलाड़ियों का यही फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं, और उनमें से जो सर्वाइव करता है वो सर्वाइव कर लेता है, जो नहीं करता ही इज आउट ऑफ द लीग। तो वो आप जब डिफरेंट स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, उनके पाथवेज देखते हैं, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि यार देखो किस प्लेयर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। 30, 32, 35 पे जाके आप जो है अपनी एक पीक पे पहुंच गए होते हैं, उसके बाद आपकी फिजिकल उससे बेहतरी नहीं आएगी। हाँ ये है कि अब यहाँ पे ये भी नहीं हमारे यहाँ सोच है कि एक दफा 30 के हो गए तो उसके बाद निकाल देना चाहिए, जो कि जैसे आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले हुआ था पाकिस्तान ए टीम में या डोमेस्टिक टीमों में 30 से ज्यादा के प्लेयर अनलेस वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जो कि मेरी समझ से बाहर है। हमने पहले भी बात की यूनुस खान की, मिसबाह की, मोहम्मद हफीज की, शोएब मलिक की, जो अपनी लेट 30s में जाके अपनी पीक पे पहुंचे हैं। तो वो जो काफी जो चीजें हैं, लॉट ऑफ दैट आल्सो हैज टू डू विद द फैक्ट कि हमारे यहाँ एक स्पोर्टिंग इलिटरेसी आप कह सकते हैं, कि मतलब स्पोर्ट्स की उस तरह से जानकारी नहीं है, उस तरह से समझ बूझ नहीं है। हमारे यहाँ कोचेज या कोचिंग भी उस तरह से नहीं हुई कि कोई कोर्सेज हों, या मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से हो, या उसमें भी ट्रेनिंग एक्सरसाइज बताई जाती है, प्लेयर डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं बताया जाता। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि हमने जब लास्ट ईयर PSL 6 से पहले हमने बैटिंग कोच हायर करना था, जोहान बोटा ने अपने साथ एक साउथ अफ्रीकन को रिकमेंड किया था। और मेरे दिमाग में, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी ठहरे, हमारी सोच थी कि हमें इयन बेल को अप्रोच करना चाहिए, 8000 टेस्ट रन है और इस तरह का प्लेयर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ ही एक डोमेस्टिक में खेला हुआ है साउथ अफ्रीकन प्लेयर, उसकी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। तो मैंने उनको मैसेज किया, उनको कहा कि आप अपनी CV भी भेजें और साथ में अपना मतलब कि कोई एग्जांपल ऑफ योर वर्क भी भेजें। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे प्लेयर का भेजा जो उस वक्त उनके उनकी जो डोमेस्टिक टीम थी उसका हिस्सा भी नहीं था। वो उस वक्त अंडर 19 टीम से मेन टीम के अंदर आ रहा था, और उसके ऊपर उसके ऑफ सीजन के ऊपर तकरीबन 20 से 25 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट थी कि वीक बाय वीक इसमें क्या इंप्रूवमेंट है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड भी। कि इस तरह की चीजें थी कि ये बहुत ज्यादा टेंशन लेता था, इसको गोल्फ खिलानी चाहिए, और गोल्फ में कौन से क्लब में, कौन से मतलब कि कंट्री क्लब में उसको दाखिला दिलाना चाहिए, ऑल ऑफ दैट सब। अब वो जो है साउथ अफ्रीका में एक डोमेस्टिक टीम के बैटिंग कोच से अब हेड कोच बन गए हुए हैं। एंड व्हेन आई सी समथिंग लाइक दैट, तो फिर मैं अपने आप यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो फिर बंदे को ये समझ आ जाती है कि व्हाई दे आर वेयर दे आर एंड वी आर वेयर वी आर। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आपको नजर आएगा कि एक प्लेयर टेंशन ले रहा है, खैर पहले तो हम सोचते ही नहीं कि टेंशन ले रहा है, अगर हमें लगता है कि वो टेंशन ले रहा है तो हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच, विल होप टू सी यू अगैन। तो आई थिंक ये वो बहुत बड़ा एक फ़र्क है, और शायद यही फ़र्क है कि हम ये ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट जो हमारी हो रही है उसमें, आप डोमेस्टिक लेवल पर तो फिर इन चीज़ों पर आई थिंक बात ही नहीं होती। वहाँ तो अभी तक वही फेवरेटिज्म, लाइक्स डिसलाइक, कौन किसके क्लब से है, किसके क्लब को कितना कोटा देना है, अच्छा प्लेयर कहाँ से होना चाहिए, अंडर 19 है, वाकई अंडर 19 है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन इट विल बी अ मिरेकल मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों से हम बाहर निकलें। बट और भी अगर बात करें तो सिर्फ बाबर आजम ही नहीं थे। अगर वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द मंथ की बात करें तो वो थी रेचल हेन्स, और सना मीर आपने बड़ी करीबी से उनको देखा और जो उनकी परफॉर्मेंस थी, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, और मैं रिपोर्ट पे बार बार नज़र डाल रही हूँ, और बात हम रेचल हेन्स की कर रहे होते हैं और जो है ना कोट लगा रहे हैं बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया की वो प्लेयर है, उनकी वीडियो भी होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि वर्ल्ड कप ऑब्वियसली मुझे पता है PTV पे कवर हुआ है। रेचल हेन्स ना सिर्फ एक बहुत ज़बरदस्त बैटर हैं, मैं जो लोग नहीं जानते उनके बारे में मैं थोड़ा सा उनका बताना चाहूँगी कि वो एक बहुत ज़बरदस्त लीडर भी हैं विद इन द ग्रुप। बिग बैश में भी बहुत टीम्स को इन्होंने लीड भी किया है। और जो सबसे बड़ी जो टोन सेट की रेचल हेन्स ने इस वर्ल्ड कप में, जब पहला मैच ऑस्ट्रेलिया अपना खेला इंग्लैंड के साथ, जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैचअप होता है वर्ल्ड कप के अंदर, ये दोनों बड़ी टीम्स हैं, उसमें 309 रन बने, जिसमें से 130 रन
रेचल हेन्स ने एज एन ओपनर बनाए और वो जो टोन सेट कर दी, और वो ऑलमोस्ट चेज हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी, पर जिस तरह की बैटिंग उसमें की तो ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरी एक टोन सेट कर गई पूरे वर्ल्ड कप के लिए। पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया अपना जीत गया, उसके बाद उन्होंने बहुत रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े इस वर्ल्ड कप में। डेबी हॉकले न्यूजीलैंड की, जो इस दफ़ा कोच, इस दफ़ा कमेंटेटर भी थी हमारे साथ और प्रेसिडेंट हैं मेन और वुमेन दोनों क्रिकेट की न्यूजीलैंड में, उनका रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा मोस्ट रन इन वर्ल्ड कप फॉर वुमेन इन वुमेन्स क्रिकेट। वो रिकॉर्ड भी तोड़ा क्योंकि 429 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 61। स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 80 प्लस का रहा है उस तरह के वर्ल्ड कप में जहाँ पे थोड़ा लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप था एज़ कम्पेयर टू 2017 वर्ल्ड कप। तो बहुत ही ज़बरदस्त फील्डर, बहुत ज़बरदस्त हैं, फिटनेस बहुत ज़बरदस्त हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर आके खेलती हैं। और ऑस्ट्रेलिया को बहुत से ऐसे मैचेस इस वर्ल्ड कप में भी जहाँ परेशानी आ रही थी वहाँ से निकाल के उन्होंने लेके गई, और उनके नॉक्स जो थे 50-80 रन के, वो ऐसे नॉक्स थे, सेंचुरी तो एक ही की 430 रन बनाए, एक सेंचुरी की, पर जो 50 भी ऐसी की कि नीचे आने वाले बैटर्स के लिए पूरा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। तो आई थिंक अगर कोई भी यंगस्टर इस वक्त वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो कर रहा है एज एन ओपनर, क्या रोल होना चाहिए किस तरह के मैच में, इनकी इनिंग्स को ज़रूर फॉलो करें। बहुत ही ज़बरदस्त बैटर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त लीडर भी। बिल्कुल, आई थिंक लेफ्टीज आर नेचुरली गिफ्टेड, तो खैर इसमें तो आप फर्क नहीं कर सकते, बट नो डाउट बेहतरीन परफॉर्मेंस भी रही है। ऑस्ट्रेलिया की वाइस कप्तान भी हैं, जैसे कि उन्होंने कहा लीडर विद इन द ग्रुप भी हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और आई थिंक वो जो मेंटली एक कैरेक्टर बनाया जाता है, आप ऑस्ट्रेलिया की कोई भी डोमेन देखें, वुमेन स्पोर्ट्स देखें, मेल जो स्पोर्ट्स हैं वो देखें, या इवन आप उनकी यूथ लेवल पर स्पोर्ट्स देखें, तो वो खैर उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो हम कंपैरिजन शायद कर भी नहीं पाएंगे आने वाले कितने वक्त की अगर आप बात करें तो, जब तक वो, जिस हासिल ने कहा कि कल्चर डेवलप नहीं होता, डायनामिक्स चेंज नहीं होते, उस तरह की चीज़ें डेफिनेटली नहीं इंप्रूव होंगी। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, अगर आपको अब टेस्ट क्रिकेट पर लेकर चलें, जो कि बड़ी ज़बरदस्त एक सीरीज़ जारी थी, साउथ अफ्रीका डोमिनेट करता आ रहा था। पोर्ट एलिज़ाबेथ टेस्ट मैच में भी उन्होंने फतह हासिल की, 2-0 से टेस्ट सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। बांग्लादेश की टीम 80 रन पर आउट होगी। हम कल यही कह रहे थे कि हमारे शो के इख्तिताम तक शायद लगता है टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो बड़ा एक डोमिनेंट मैच रहा और बड़ी डोमिनेंट सीरीज़ रही साउथ अफ्रीका की जानिब से। हसन, क्या ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक वो बांग्लादेश का वो जो एक आप कहते हैं कि एक बहुत अच्छा साल जो जा रहा था, न्यूजीलैंड में जाके टेस्ट जीतना, टेस्ट सीरीज ड्रॉ करना, साउथ अफ्रीका में जाके वनडे सीरीज जीतना, लाइक इवेंचुअली वो ये था कि एट सम पॉइंट आपकी क्वालिटी कैचेस अप टू यू, आप बट लाइक ये 2 टेस्ट मैचेस और इनमें जो बैटिंग फेलियर्स थे, इवन दैट शुड नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है सिंस द वर्ल्ड कप कितनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कितना इंप्रूव कर रही है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इस सीरीज के बाद बांग्लादेश इस तरह सोचेगा कि यहाँ से हम जो है आगे का बिल्डअप करें, और जो पिछले 3-4 महीने में हुआ है उस पर बिल्डअप करें, लाइक इसको साइड पे रख दें, या फिर वो दोबारा से उन केसेस में चले जाएंगे कि जो होता रहा है बांग्लादेश के साथ कि हर सीरीज के बाद, हर बुरी परफॉर्मेंस के बाद थरथली मच जाती है, वो वाली जो सिचुएशन है वो क्या होएगी कि नहीं होगी। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन अ लॉट ऑफ दिस। क्योंकि अगर आपको याद हो, मेरी बात हो रही थी काफी लोगों से राइट आफ्टर द बिफोर द वर्ल्ड कप और आफ्टर द वर्ल्ड कप एज वेल, वो जो बांग्लादेश का की जो परफॉर्मेंस थी उस वर्ल्ड कप में, तो मैंने पूछा था उनसे कि ये ऐसा क्यों है कि न्यूजीलैंड, और ये पीएसएल में भी, टी10 वगैरह में भी मेरी गुफ्तगू हुई लोगों से, तो मेरी बात हो रही थी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, अगर आपको याद हो, वो दोनों बांग्लादेश आए थे बिफोर द वर्ल्ड कप और बुरी तरह से, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया रादर, बुरी तरह से बांग्लादेश में जाके T20 सीरीज हारे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि उसकी क्या रीजनिंग थी कि वो ना तो कोई तैयारी हुई। इवन मुझे याद है शाकिब और सीनियर प्लेयर्स उनके मांग रहे थे कि हमें थोड़ी बेहतर पिचेस मिले ताकि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकें, लेकिन उनको पिचेस नहीं मिली थी। तो इसके पीछे वजह क्या थी? तो उन्होंने यही कहा कि वो उनके क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे थे जो कि उन सीरीज के बाद थे और वर्ल्ड कप से पहले थे। तो अगर वो बांग्लादेश जीती होती तो फिर जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट थे वो जीत जाते, और वही हुआ। तो इस तरह की चीजें जब आपकी क्रिकेट पे अफेक्ट करना शुरू हो जाती हैं, तो दैट इज वेयर द इशू कम्स इन। और खैर अब तो हमें भी अंदाजा है कि लाइक आपकी क्रिकेट और आपका अदरवाइज जो है उसका क्या फर्क पड़ सकता है। आपकी टीम के ऊपर ऐसी चीजों से फर्क पड़ सकता है जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल, आई थिंक अनसर्टनिटी बहुत बुरी है क्रिकेट के लिए, खैर किसी भी चीज़ के लिए, बट हमारे मुल्क में भी डायनामिक्स कुछ ऐसे ही हैं कि हम देखते हैं कि जब सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है तो वो अफेक्ट डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड पर भी आता है। बट
ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है सना, बांग्लादेश की जब सीरीज़ हो रही थी तब भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था, पाकिस्तान जब बांग्लादेश में था, जब उन पिचेस की बात हुई है, उससे पहले जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया होम सीरीज़ में, कि वो उस वक्त ज़्यादा विक्ट्री ओरिएंटेड थे, ये बिल्कुल फोकस नहीं था कि इसके बाद वर्ल्ड कप आना है, या अभी भी शायद ये फोकस नहीं है कि टीम बिल्डिंग की तरफ जाएं, बल्कि उनकी अगर आप क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत ज़्यादा रिजिडनेस आती है और वो बड़ा डिस्टेंस हो जाते हैं प्लेयर्स के साथ। बिल्कुल, आई थिंक ये जब आप एक पेज पर नहीं होते तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग होते हैं, और जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं तो आप इस तरह के फैसले करते हैं। ये ज़रूर है कि जब कोई टीम जीतती है, चाहे वो किसी भी टीम से जीते, कैसी भी सिचुएशन में जीते, जिस भी कंडीशन में जीते, वो आपकी टीम को एक कॉन्फिडेंस ज़रूर देती है। तो वो उसको हासिल करने के लिए लोग कभी कभी इस तरह के फैसले कर देते हैं कि पिचेस बिल्कुल ही अपनी मर्जी की बना देते हैं। तो ठीक है, एक आध सीरीज में आप वो भी कर सकते हैं, पर आपको फिर दूसरी पिचेस को भी तैयार रखना चाहिए और उस पर भी मैचेस खेलने चाहिए, या फिर ज़्यादा मैचेस बाहर जाके भी खेलें, जो कि बांग्लादेश की टीम ने अब शुरू किया भी है। और इसमें हमें ये भी देखना होगा कि हमें साउथ अफ्रीका की टीम से भी क्रेडिट नहीं लेना। खाली बांग्लादेश ने ही बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, साउथ अफ्रीका की अगर आप फील्डिंग की बात करें, अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें, उनकी बैटिंग एज ए यूनिट, कप्तानी की बात करें, फाइट की बात करें कि 8वें 9वें नंबर पे आके केशव महाराज 84 कर देते हैं एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। तो अगर हम पूरा साउथ अफ्रीका का भी देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है। ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए फॉरेन कंडीशंस हैं, मुश्किलें हैं, पर बात सारी यही है कि एक तो आपको ये देखना पड़ेगा आप अपने प्रोसेस को कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं रिजल्ट के लिए। कभी कभी करना भी पड़ता है, बट जनरली अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, जो ममालिक बहुत ज़्यादा टीम्स को बना रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका भी, इवन जो हसन ने भी बात की कि वो प्रोसेस के ऊपर सारा ध्यान है। अगर वो प्लेयर जिस जो अभी टीम का हिस्सा ही नहीं है, अगर उसकी प्रोसेस के ऊपर इतनी मेहनत करें कि जी वो ऑफ द फील्ड क्या करता है, वो ऑन द फील्ड क्या करता है, इसको कहते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड होना। वो ये नहीं देख रहे कि वो रन मैच में कितने बना रहा है, पर वो ये देख रहे हैं कि उसकी लाइफस्टाइल कैसा है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब आप इस माइंडसेट से प्लेयर्स को बनाना शुरू कर देते हैं तो प्लेयर्स भी आपके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। पर जब आप प्लेयर्स को सिर्फ एक नंबर के तौर पे लेते हैं, जी इसकी एवरेज तो 20 रन की है, इसका तो स्ट्राइक रेट इतना है, इसको निकालो बाहर, तो ऑब्वियसली प्लेयर भी फिर उस तरह की डेडिकेशन से काम नहीं करता। या इनकी एज बहुत ज़्यादा होगी, इनका कोई काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चीज़ें जैसे हसन ने ये बताया, लड़के जब लेट 30s में जाके आपके पीक किए हैं, तो हमने लड़कियों को तो बेचारियों को 25 के बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि आप बस करें। तो ये अनफॉर्चुनेट हमारी चीज़ें हैं। ये वो वाली बात है, जब पैसेंजर सीट पे बैठ के हर कोई बड़ा ज़बरदस्त ड्राइवर होता है कि ऐसे जो खड्डे से क्यों नहीं बचे हो तुम, ये क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि बैक सीट ड्राइवर्स, पैसेंजर सीट ड्राइवर्स, ये क्रिकेट में भी, हमारी जर्नलिज्म में भी, स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही है कि खुद नहीं किया तो फिर बहुत ज़्यादा मशवरे जो होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा वहाँ पे मौजूद होते हैं। बिल्कुल मौजूद डेफिनेटली होते हैं। हसन, डीन एल्गार की कप्तानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी नज़र आती है आपको? साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़रूर रहा है इन द पास्ट। हाँ, यही एक इशू है जो उनको सॉल्व करना था, क्योंकि अगेन वो भी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल चीजें आ जाती हैं कि साउथ अफ्रीका का बोर्ड, साउथ अफ्रीका की हुकूमत चाहती है कि वो उनके पास एक इंडिजिनस या इस तरह का कोई कप्तान हो जो कि उनको प्रोवाइड कर सके, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ क्या उस टीम किस तरह खड़ी कर सकते हैं। आपने साउथ अफ्रीका की रग्बी में देखा होगा, उनके हिस्टोरिकली वाइट कप्तान ही रहे थे। सिया कोलिसी के अंडर वो पिछला वर्ल्ड कप जीते हैं, एंड ही इज बिकम एन इंस्पिरेशनल सॉर्ट ऑफ फिगर पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर। एक रग्बी प्लेयर फ्रॉम नेटिव बैकग्राउंड, वो वाली सारी चीजें हैं। तो वो क्रिकेट में भी वो अब गवर्नमेंट की तरफ से पुश तो है, बट उन्होंने टेम्बा बवूमा को भी बनाया कप्तान, केशव महाराज भी थोड़ी देर के लिए कप्तान बने। फाफ के जाने के बाद से क्विंटन डकॉक भी कप्तान थे जो कि खुश नहीं थे। और मतलब कि हमने फाफ, आमला, डिफरेंट लोगों को देखा है इनके साथ। फाफ डुप्लेसी जो मेरे साथ अभी 100 में भी होंगे, उनसे मेरी इस पे के ऊपर बात हो रही, तो यही बात कर रहे थे कि वहां पे जो मिसकम्युनिकेशन इस तरह करके कि ही वांटेड टू प्ले जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था, और वो IPL खेल रहे हैं, 100 खेल रहे हैं, पिछले साल PSL खेली थी। आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. वेलकम
बैक टू स्पोर्ट्स 360। सना, क्या कहना चाहेंगी? ब्रेक से पहले सर हम डीन एल्गार की कप्तानी की बात कर रहे थे और साउथ अफ्रीका को रिसेंट पास में ये प्रॉब्लम आया है कि कंसिस्टेंट कप्तान नहीं मिला ग्राहम स्मिथ के बाद। बिल्कुल, बवूमा को काफ़ी अरसा ट्राई बीच में करते रहे हैं और लिमिटेड ओवर्स में भी करते हैं उनको, लेकिन जो डीन एल्गर ने लीडरशिप दिखाई है आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पेशली जिस वक्त वर्ल्ड कप के बाद एग्ज़िट हुआ साउथ अफ्रीका का जिस तरीके से, उसके बाद जो इंडिया के ख़ास तौर पे इन्होंने मैच जो जीता है टेस्ट मैच, आई थिंक वहाँ से इनका डिफाइनिंग मोमेंट शुरू हुआ है। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इनकी ओवरऑल लीडरशिप से। बिल्कुल। सना, आपको साइकिलिंग से दिलचस्पी है? बहुत बहुत ज़्यादा साइकिलिंग की है। बहुत ज़्यादा साइकिलिंग साइकिलिंग की। की। और सना, बहुत शुक्रिया, आप शो में ज्वाइन कर रही थी, और क्योंकि सना ने भी जिस तरह कहा बहुत ज़्यादा साइकिलिंग की है, हम सब ने की है। बट अगर आप इस जर्मन जोड़े की बात करें जिन्होंने मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त एक मोमेंट दिखाया है, यूरोप से वो शुरू हुए साइकिल पर और अब ये पहुँचे पाकिस्तान के गवादर के मैदान में, और गवादर में उन्होंने मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने उसके अलावा जो कल्चर था उसकी बहुत तारीफ़ की, जो सीनिक ब्यूटीज़ थी गवादर की उसकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की। तो बड़ा ज़बरदस्त लगा। और पैट्रिक और डायना हैं, ये जर्मन जोड़ा है जो साइकिल पर यूरोप से होते हुए, सेंट्रल एशियन स्टेट से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे, और ये इनका जर्नी है। तो हम सब साइकिलिंग तो ज़रूर करते हैं, बट जब आप इस एडवेंचर की बात करते हैं तो इट डेफिनेटली इज़ अ स्टेप अहेड देन द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर साइकिलिंग। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी। मेरी और तमाम टीम की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।